चलिए तो बच्चा लोग हमारा मेन एम जो आज के क्लास का है वो है कि किसी तरह से बस ब्लड वाले चैप्टर को भी हटा दिया जाए, ज़्यादा सा भीड़ जमा नहीं करना हम लोगों को। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आज हम लोग क्लास में इस बारे में बहुत सारा बात किए थे और हम लोग ईसीजी तक तो क्लास में खत्म कर लिए थे, बट मैं वापस से पूरा रिकैप एक बार कार्डियक साइकिल से कर रहा हूँ, जहाँ से आप में से मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए एक रफ सा डायग्राम लेकर चलता हूँ। रफ सा डायग्राम जिनमें स्टेज बाय स्टेज में सब कुछ बता दूंगा। ये देखो, हार्ट का में वेंट्रिकल को जानबूझकर इसका वॉल मोटा कर रहे हैं, और इसका रीजन ये है ना कि क्योंकि वेंट्रिकल बहुत हाई प्रेशर जनरेट करता है, तो वहां के वॉल को मोटा होना जरूरी है। ठीक है, वो बहुत हाई प्रेशर जनरेट करता है, इसीलिए उस वॉल को मोटा होना जरूरी है। अगर गलत नहीं हूं मैं तो इस तरफ आपका राइट है ना, राइट आर्ट्रियम, ये है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर है आपका राइट वेंट्रिकल और इधर है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से दो ब्लड वेसल आया था, ये दोनों वेना कावास थे, है ना, वेना कावा। फिर कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से एक ब्लड वेसल निकला था, है ना, जो यहाँ तक ले जा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ लंग्स, है ना, जो लंग्स तक गया था, और इस ब्लड वेसल का नाम था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में क्या था कि एक वेन था, वो था सेमीलुनर वेन। सेमीलुनर वेन दो जगह था, एक पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरा एक यहाँ से निकलता है, जो पूरे बॉडी तक ब्लड लेकर जाता है, उसका नाम है अरोटा, है ना। दूसरा ये वाला यहीं पे लिख देता हूँ, AORTE, अरोटा। ठीक है, उसके बाद एक और ब्लड वेसल है जो कि लंग्स से वापस लेफ्ट आर्टरी में ब्लड लेकर आ रहा है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके अलावा हमने बात किया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में। एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी, ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख ही देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन के लिए बात करें तो लिखेंगे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वॉल्व था, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ एक वॉल्व था बाई कस्पिड वॉल्व। उसके अलावा इन दोनों में, मतलब अरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, एक और वॉल्व था, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इतने सब के अलावा यहाँ पे था एक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ पे था एक SAN, साइनो आर्टेरियल नोड, और एक और यहाँ था उसी की तरह का जिसका नाम था, ट्राइकस्पिड AVN, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से एक बंडल निकल रहा था जिसका नाम था, जिसका नाम है यहाँ पे बंडल ऑफ हिस।
ठीक है, इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। एक्चुअली वहां नहीं जहां से वो डिवाइड हो, तो मैं काम करता हूँ, उसको गंदा नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं, AVM। ठीक है, इसमें परकिंजी फाइबर्स हैं, यहाँ जो है वो है इसमें फैला हुआ पर किंजी फाइबर्स, एक्चुअली में यहाँ सिर्फ एक ही है, और यहाँ से जहाँ से वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ से वो डिवाइड हो रहा है एक्चुअली, उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है बंडल ऑफ हिस। ये पूरा हार्ट का डायग्राम था, जो लिख रहा हूं उसको देखो। सबसे पहले आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे स्टेज में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्ट्रियम रिलैक्सेस, तीसरे स्टेज में बोथ वेंट्रिकल एंड, रुको ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ थोड़ा और अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। वेंट्रिकल रिलैक्सेस एंड atrium is relaxed from earlier, है ना। ये पूरा पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कितने स्टेज में, 3 स्टेज में। सबसे पहले आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा आर्ट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, और तीसरे स्टेज में वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है। ये अलग बात है कि आर्ट्रियम तो पहले से रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया, मतलब तीसरे स्टेज में दोनों रिलैक्स है। ठीक है, ये वही है जो हम लोग कार्डियक साइकिल में इस पेज से पहले 284 तक में हम लोग ये सब कुछ लिखे थे, है ना। साइड में छोटा छोटा सा जो लिख रहे थे, उसका एक पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला गया जो मैंने लिखा हुआ था, आप उसको बस लिख लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस इन सबको यूज करेंगे और ECG में आते हैं, उसी को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ECG के बारे में कुछ खास बात। नॉर्मली जब तक पेशेंट का हार्ट बीट चल रहा होता है, उसमें एक साउंड होता है, पीप 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 करके एक साउंड होगा, ठीक है, बीपिंग होता है जब तक कि हार्ट बीट चल रहा होता है। जैसे ही हार्ट बीट अरेस्ट होता है, रुकता है, उस वक्त ये जो पीप है, ये जो बीप है, ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। इन द केस ऑफ पीप 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 जैसे हो रहा था, तो लास्ट में सीधा पी करके ना प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज याद रखना है कि जिस मशीन से ये मेजर होता है, जिस मशीन से हम लोग, ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये जिस मशीन से हम लोग लेते हैं, मेजर करते हैं, उस मशीन का नाम है, मशीन इज ECG। मशीन का भी नाम क्या है? ECG। फुल फॉर्म डिफरेंट है, इसका नाम होगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो हम लोग लिए हुए, ये भी तो ECG है। ये ECG क्या है? एंड द ग्राफ इज अगेन ECG। और ये जो ECG है, इस बार इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। डिफरेंस कहाँ है आप देख पा रहे हो, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है मशीन, एंड ग्राम इज ग्राफ। तो ग्राफ ग्राफ नहीं है ना, ऐसे याद रखना। देख रहे हो, ये जो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं, एक्चुअली उसके फुल फॉर्म में ग्राफ नहीं है, वो ग्राम है। ठीक है, देखो, अभी अभी हम लोग पढ़े कि हार्ट साइकिल जो होता है, जो कार्डियक साइकिल होता है, उसमें सबसे पहला स्टेज होता है आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो देखो मैं यही लिख रहा हूँ, आप लोग भी अगर हो सके तो लिख लो। पी, ये जो ग्राफ है, इसका जो पी है, ये डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट, ऐसे तो पहले तो, चूंकि देखो SAN से जो
स्टार्ट हुआ था वो था एक पोटेंशियल, है ना, वो एक पोटेंशियल स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पूरा पूरा पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट हार्ट। एंड माइंड इट, हमने बात अभी भी किया था कि हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट डज नॉट नीड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन आइदर फ्रॉम ब्रेन और फ्रॉम द सराउंडिंग टू एक्साइट इटसेल्फ, है ना। ब्रेन, heart is the only organ in our body which is auto excitable, it can excite of its own, okay, and that excitation starts from SAN, okay, SAN साइनो आर्टेरियल नोड से वो स्टार्ट होता है। आफ्टर एसएन, जैसे ही वो एसएन में एक्साइटेशन शुरू हुआ, सबसे पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेज इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम, एंड इन इलेक्ट्रिकल मीनिंग्स इट इज सेड एज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरियम, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्टरियम, इलेक्ट्रिकली आप उसको बोलोगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड व्हाट अकर्स हियर इज कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है यहाँ एक्चुअली, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, तो आर्टरियम का। माइंड इट, ये जो आर्टरियम है ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 सेकंड के लिए करता है, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि 1 सेकंड के लिए कितना छोटा अपवर्ड है, देख रहे हो, 1 सेकंड का है सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि क्लास में भी जब आज हम लोग बात कर रहे थे, खासकर जफर तुम्हारी तरफ से डाउट आ रहा था कि सर कार्डियक साइकिल जब हमने पढ़ा क्लास में, तो हमने देखा कि जो पहला स्टेज था वो 0.1 सेकंड का था, ये भी 0.1 सेकंड है, सॉरी मैंने 1 सेकंड कहा, एक्चुअली 0.1 सेकंड है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है दैट लास्ट फॉर 0.3 सेकंड, एंड फाइनली द ज्वाइंट डायस्टोल लास्ट फॉर 0.4 सेकंड। तो यू वर आस्किंग अबाउट कि सर इनका टाइम हमें वैसा नहीं लग रहा, तो लेट्स सी। P denotes electrical excitation of atrium, that is contraction of atrium, and electrically it is called depolarization of atrium. Next, QRS, this complex, mind it, contraction of ventricle starts a little after Q। देखो Q से शुरुआत कहाँ हुआ है, Q का जो शुरुआत है वो इस पॉइंट पे हुआ है, बट दैट डीपोलराइजेशन स्टार्टेड हियर, इस पॉइंट पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि Q के थोड़ा बाद शुरू होता है, ठीक है। बट खैर इसको ऐसे याद रखना है कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है इट टेल्स अस अबाउट depolarization of ventricles, depolarization of ventricles। वापस से डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अभी अभी तो बात कर रहे थे भाई, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ, सिस्टोल डायस्टोल हमने पढ़ा था। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो यू कैन आल्सो से दैट QRS डिनोट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना, वेंट्रिकल का सिस्टोल को ये बताता है। एंड Q के थोड़ा बाद द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। देखो ऐसा एनसीईआरटी भी लिखा है, ऐसा एनसीईआरटी भी लिखा है, मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ओके ओके। नेक्स्ट कम्स द T। देखो ये 0.3 सेकंड का था, आपको लग भी रहा है कि अच्छा खासा टाइम लिया है। अब 0.4 सेकंड 0.3 से तो ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां के बाद तुमको नहीं लगता है कि ये टाइम 0.4 सेकंड होगा, ये था 0.1 सेकंड, ये था 0.3 सेकंड और ये है 0.4। इन दोनों के लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दैट्स बात है। 0.3 और 0.4 मतलब 0.1 का ही डिफरेंस है, तो कहां जवाब कर दिखेगा, समझे।
पूरा मिटाकर एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ये है, इसमें टाइम लगा 0.1, इसमें टाइम लगा 0.3, और इसमें भी कहा, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया मैं ना, एक्चुअली सिर्फ इतना। उसके बाद इसमें टाइम लगा 0.4। ठीक है, ये है ज्वाइंट डायस्टोल। ये वाला पूरा पोर्शन है ज्वाइंट डायस्टोल, है ना। उसको अभी आप खुद बताओ, ये सब डीपोलराइजेशन था, जब में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ रिलैक्सेशन होना ना, ज्वाइंट डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। इसको आप क्या बोलोगे? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। खुद ही समझ में आ रहा होगा। पोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम तो यहीं पे हो गया था, है ना। पोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरियम तो यहीं हुआ था जब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शुरू हुआ था। देखो लोग देख सकते हैं, दूसरा केस, है ना। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हुआ सेकंड स्टेज में, और उसी वक्त आर्टरियम रिलैक्स मतलब पोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम हो गया। तो आर्टरियम का पोलराइजेशन तो बहुत पहले ही हो चुका है, उसके बारे में क्या सोच। ठीक है, ये जो पॉइंट है दैट डिनोट्स एंड ऑफ सिस्टोल, जो एंड ऑफ टी है दैट डिनोट्स एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल। दैट्स अ बात है, डायस्टोल है ये सब, सिस्टोल पूरी तरह से खत्म हो गया, सब कुछ एकदम रिलैक्स कर गया है। ठीक है, अच्छा दो तीन बात याद रखिए। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना, ये क्यूआरएस, ये है क्यूआरएस। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यू कैन गेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट। याद रखिएगा, अगर आपको हार्ट बीट फाइंड करना है तो आप पीटी पे मत जाइए, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है। आप क्यूआरएस को देखिए, क्यूआरएस जितना मिल गया समझिए उतना हार्ट बीट है। ठीक है, अच्छा एक बात और जान जाओ, हमने ये जो ग्राफ ऑब्टेन किया, ये ग्राफ कैसे ऑब्टेन किया? तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया उसी को मैंने दिखाया इस ग्राफ के थ्रू। हार्ट में जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट ज्यादा फ्लो किया तो ग्राफ तो ऊपर गया है। देखो अब खुद सोचो ना। अच्छा आप ऐसे सोचो कि आपको एक पान, ये मान लो ऐसा बना रहा हूं मैं, देखो ऐसा कुछ। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको यहां से पानी को यहां निचोड़ना है, आप क्या करोगे? इसको दबाओगे, इसको दबाओगे जब आप, तो जाहिर सा बात है कि पानी नीचे जाएगा, है ना। लेकिन दबाना, हल्का भी दबाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सा बात है वर्टिकली अरेंज्ड है ना। सीधा है वो कोई चीज, और आप दबाओगे तो जाहिर सा बात है ऊपर में कुछ दबाओगे तो नीचे की तरफ वो आएगा, है ना। बट ठीक अभी जो मैंने कहा उसका उल्टा कंडीशन, अभी जो मैंने कहा उसका उल्टा कंडीशन, आपको यहाँ पे एक चीज रखा हुआ है उसको ऊपर पहुंचाना है। मतलब इस बार आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क करना है, मतलब ये कि आपको इस बार जो फोर्स लगाना है वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इस बार आपको ताकत बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा? ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा सीधा सा मतलब है, देखो ये डिफरेंस देख रहे हो, कितना हाई पोटेंशियल जनरेट हुआ है वेंट्रिकल को कांटेक्ट कराने में। क्यों? यहाँ का चीज को एक तो एक बार तो लंग्स तक पहुंचाना है, ये भी चलो फिर भी ठीक है, बट यहाँ वाले चीज को कहाँ पहुंचाना है? पूरे पूरे बॉडी में। तो जाहिर सा बात है बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको दिख रहा होगा नॉर्मली जितना भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ इतने का हो रहा है, और इस वाले केस में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए डिफरेंस इतना बड़ा है। समझ गए होगे? अच्छा ये जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स हम लोग को मिल रहा है, जो भी हम लोग को ये जो ग्राफ मिल रहा है, ये फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिल रहा है। ऐसा ग्राफ तभी मिलेगा जब आप किसी पेशेंट को तीन जगह पे कनेक्ट किए हो बॉडी में मशीन से, थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट पे, कलाई पे, एंड लेफ्ट एंकल, और लेफ्ट एंकल पे। इतना मतलब तीन जगह कनेक्शन होगा, दोनों रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे, तब जो हमें ईसीजी मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो इस तरह का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द
डबल सर्कुलेशन है ना, डबल सर्कुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बात तो कर ही ले, जब इतना बात हो गया। चलिए तो बच्चा लोग अभी लास्ट पार्ट भी देख ही लेते हैं, है ना, हमारा डबल सर्कुलेशन में थोड़ा बात करें। डबल सर्कुलेशन आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग जानते हो। एक बार जरा सा पहले इस डायग्राम के थ्रू बात कर लें। देखो, डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार हार्ट से हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए, एक बार, यूं वैसे बोलो कि एक बार फ्लो ऑफ ब्लड इन बॉडी, एक बार फ्लो ऑफ ब्लड इन बॉडी के लिए वही ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स जाता है। कैसे? देखो, एक बार हार्ट में आया ब्लड, एक बार हार्ट में ब्लड आया बॉडी से, फिर वो उसको भेज दिया लंग्स तक, देख रहे हो, फिर वो कहाँ चला गया? लंग्स तक। एक्चुअली उल्टा हो गया, ऑपोजिट था। तो देखो, एक बार आया हार्ट में, फिर चला गया लंग्स में। तो हार्ट में एक बार आया था, फिर लंग्स में गया, दोबारा आया, दोबारा आया हार्ट में, और उसके बाद गया बॉडी में, देख रहे हो, उसके बाद गया बॉडी में। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो, एक बार आया हार्ट में, उसके बाद चला गया लंग्स में, दोबारा आया हार्ट में, देखो एक बार आया था, इधर चला गया, उसके बाद इसके थ्रू आया हार्ट में, फिर चला गया ऊपर, फिर देखो वापस आया हार्ट में, दोबारा आया, और उसके बाद बॉडी में गया। मतलब एक राउंड बॉडी में घूमने के लिए हार्ट में 2 राउंड ब्लड आ रहा है ना। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वैसे कुछ चीज यहाँ पे स्पेशली लिख देते हैं, ठीक है। देखो, डबल सर्कुलेशन के लिए डबल सर्कुलेशन से पहले जरा सा एक बार ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का अगर आप एक रफ डायग्राम देखना चाहोगे तो कुछ ऐसा होता है। ये नए वाले एनसीईआरटी में है, पुराने एनसीईआरटी में नहीं था ये पैराग्राफ, माइंड इट, तो इसको ड्रॉ कर लेना है। देखो, सबसे पहले एक बाहर का लेयर, इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, तो मुझे ध्यान ही नहीं था, अभी अभी ध्यान आया है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होता तो शायद ये कभी पता नहीं चलता, याद नहीं रहता, मतलब अपनी, क्योंकि नए वाले बुक में इसको नहीं देते थे। दिस इज अ चेंज इन दिस न्यू बुक। ब्लड वेसल का बात कर रहे हैं हम लोग, ये पहला लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, देखो यहाँ लिखा है, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, द इनर स्क्वेमस ट्यूनिका, अच्छा बाहर वाला देखो, सबसे पहले बाहर बनाया ना, एंड external layer of fibrous connective tissue with collagen fibers, the tunica externa। देख रहे हो, लिखेंगे इसके बारे में, fibrous connective tissue ऐसे लिखेंगे, has fibrous connective, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अच्छा रहेगा, has fibrous connective tissue with collagen fibers, double L A, collagen fibers, ठीक है। tunica externa has fibrous connective tissue with collagen fibers, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू केमिकल्स। अभी भी जैसे इजिप्ट में जो ममीज होती है ना, ममीज, जिनको कि पहले जो भी राजा महाराजा पहले होते थे, उनको एक केमिकल का लेप लगाकर उनकी डेड बॉडीज को और ममीज के फॉर्म में रखा जाता था, है ना। तो ये जो ममीज होते हैं, अभी भी अगर आप इनके बॉडी को डाइसेक्ट कीजिएगा तो इनका जो ब्लड वेसल का अपर मोस्ट पार्ट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बचा रह जाए, अभी भी दिखता है, क्योंकि इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू केमिकल। एक्चुअली डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल प्रोसेस एंड दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना इज हाईली रेसिस्टेंट टू केमिकल चेंज, ओके, ड्यू टू दिस कोलेजन फाइबर।
Next comes the middle layer. Let me make it green. मिडिल लेयर यहाँ बनाता हूँ. This is middle layer, and middle layer is called tunica media. Tunica media, and this is made up of smooth muscle and elastic fibers. Made up of smooth muscle and elastic fibers. Made up of smooth muscles and elastic fiber. Made up of smooth muscle and elastic fiber. ठीक है, ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का बना होता है. और याद रखिएगा, वेन में चूंकि ब्लड लो प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है तो थोड़ा पतला होता है वेन्स, और वेन्स में एक्चुअली यही पतला होता है. अगला पॉइंट लिख लीजिए, comparatively thinner in veins, है ना, वेन्स में ये पतला होता है. And the innermost layer is tunica interna. This is tunica interna. कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ. This is tunica interna. इसका नाम क्या है, tunica interna. और याद रखिएगा, it is made up of squamous epithelium. और एक्चुअली में ये नहीं, इसके अंदर में एक इनर लाइनिंग होता है ऐसा सेल का. ठीक है, ये जो है लाइनिंग ना, ये वाला जो लाइनिंग है ये किसका है, स्क्वामस इंडोथीलियम. तो ज्यादा ही छोटा लिख दिया, उनको कैसा लग रहा है वैसे. नीचे ले आता हूँ, स्क्वामस इंडोथीलियम. ठीक है, ये मेन ब्लड वेसल का, और बीच में जो खाली स्पेस है ना, दिस हॉलवे स्पेस, ये जो खाली स्पेस बच रहा है, ये दिस इज ल्यूमेन, इसमें ब्लड फ्लो करेगा. ओके, ये ओवरऑल हमारा एक ब्लड वेसल का डायग्राम था. अभी हार्ट के अंदर दो तरह का सर्कुलेशन होता है, हम लोग एक्चुअली नाम देते हैं. देखो एक्चुअली तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर डूइंग इट. कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, वो यहाँ लिखा है एक्चुअली. ठीक है, तो जो कुछ भी लिखा है उसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास. हार्ट में दो तरह का सर्कुलेशन, एक को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. लिखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये क्या होता है भाई, तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करो. राइट वेंट्रिकल, दिमाग में डायग्राम घूमना चाहिए, नहीं तो फिर बुक देखो, बुक में डायग्राम देखो, राइट वेंट्रिकल किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल किधर. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, और वहां से लौट के आएगा लेफ्ट आर्टरियम में. मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है जो हार्ट के में दो तरह का सर्कुलेशन था, एक तो बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी, और हार्ट में दूसरा सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, है ना. बगल में आपके पास डायग्राम है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो.
आई गेस यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहा होगा, एक पिंक और एक रेड। चलो मैं बाइफरकेट भी कर ही देता हूँ। इस साइड आपको पिंक दिख रहा है, इस तरफ आपको रेड दिख रहा है। जिसमें एरो बना रहा वो देखो, ब्लड बॉडी से हार्ट में आया है इसके रास्ते के थ्रू, और इस रास्ते के थ्रू वापस बॉडी में चला गया। ये सर्कुलेशन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ब्लड का हार्ट में आना और हार्ट से वापस बॉडी में चला जाना। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज, जिसको कि अभी हमने लिखा पल्मोनरी, ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में आना। देखो यही दो तरह के सर्कुलेशन की वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोले थे, है ना। इसी दो तरह के सर्कुलेशन की वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोले थे। बट खैर आगे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग देख लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टेरियम, ये था हार्ट से ब्लड का लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में लौटना। दूसरा टाइप का सर्कुलेशन है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड दिस इज व्हाट, तो लिखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ब्लड का बॉडी में जाना। देखो ये बॉडी वाला है ना, तो बॉडी में जाना किसके थ्रू जाएगा, और उल्टा, ठीक है। और बॉडी से वापस घूमकर राइट आर्टरी में आ जाना। दिस इज व्हाट, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई गेस यहाँ पे हमें एक नया टर्म मिलेगा, और उस टर्म का नाम है पोर्टल सिस्टम। हमारे बॉडी में कुछ पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो लेट अस राइट इट डाउन। पोर्टल सिस्टम, नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड किसी ऑर्गन में गया हार्ट से, और वापस हार्ट में लौट आया, फिर वापस हार्ट से गया, फिर वापस हार्ट में लौट आया, यही होता है। जैसे मान लो अपने ब्रेन का एग्जांपल ले लो, हार्ट से ब्लड निकला होगा, आपके ब्रेन तक पहुंचा होगा, ब्रेन उसको यूज किया उस ब्लड के ऑक्सीजन को, और वापस उसको हार्ट में भेज दिया। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल सर्कुलेशन। बट व्हाट इज that which makes portal system different from normal circulation is that, let us first define it. When heart receives blood from an organ, receives blood from an organ via another organ, via another organ, this is called portal system. This is called portal system, ठीक है। तो portal system is what actually, तो portal system, when the heart receives blood from an organ via some another organ, then this is all called portal system, ठीक है। अभी सुनो, मतलब क्या, मतलब ये कि नॉर्मली हो रहा था यूं कि हार्ट से ब्लड गया ब्रेन में, ब्रेन से वापस लौट के आ गया हार्ट में, दिस इज नॉर्मल सर्कुलेशन। बट इफ इट इज लाइक कि हार्ट से ब्लड गया ब्रेन में, ब्रेन से मान लो किसी और ऑर्गन, लेट इट बी माय टंग, ब्रेन से मेरे टंग में गया, एंड डायरेक्टली माइंड इट, दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड इज डायरेक्ट फ्रॉम ब्रेन टू टंग, and then the same blood goes to the heart, means the blood from my brain reaches heart via another organ, that is the tongue, in case of this example, okay। तो उस तरह का हमारे बॉडी में तीन चार है, but mainly which we need to study now is hepatic portal system। ऐसे हमारे बॉडी में मेनली दो होता है, वन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अनदर इज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। आई गेस यू रिमेम्बर इट इन ह्यूमन हॉर्मोन्स, जहां हमने पढ़ा था कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहां से हाइपोथैलेमस में डायरेक्टली कुछ हार्मोन आते थे। हमने ऐसा पढ़ा था कि
एंटीरियर पिट्यूटरी खुद कुछ सिक्रीट नहीं करता हार्मोन, एक्चुअली वो स्टोर करके सिक्रीट करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है, एक्चुअली सिक्रीट रिलीज करता है। कहाँ का हार्मोन? तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस का, जो कि हाइपोथैलेमस में डायरेक्टली पहुंच, हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ओके, आई गेस मुझे वो दिखा देना चाहिए तो चीज थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो बच्चा लोग, अभी अभी हम लोग इसी का बात कर रहे थे, इसी डायग्राम में। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दो हार्मोन, न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. एक्सोनली न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसफर किया जाता है। और देखो उसके लिए डायग्राम में लिखा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन, देख रहे हो? एंटीरियर पिट्यूटरी में बना हाइपोथैलेमस में, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां पहुंचा? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब वही बात है ना, देखो यहाँ का जो ब्लड था जो कि हाइपोथैलेमस में था, यहाँ पे जो ब्लड था हाइपोथैलेमस का, ये डायरेक्टली नहीं पहुंचा कहां पे? हार्ट में, बल्कि वो ब्लड हार्मोन को कैरी करते हुए पोर्टल सर्कुलेशन से, पोर्टल सर्कुलेशन से कहां गया? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आने के बाद सारा हार्मोन से यहाँ पहुंचाया, क्योंकि ब्लड का मूवमेंट तो, हार्मोन का मूवमेंट तो ब्लड के थ्रू ही होता, तो यहाँ पहुंचाया और यहाँ पहुंचाने के बाद वो हार्ट में गया, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, ठीक है, तो दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन। तो एक पोर्टल सर्कुलेशन तो अभी हमने पढ़ा, इसका नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। चलो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इज, ये जो हम लोग जानते हैं, हाइपोफाइशियल। देखो एक्चुअली में वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में तो कहीं ना कहीं भी और हो लिख दिया पोर्टल सर्कुलेशन, तो आपको जानना ही। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम कहाँ से कहाँ तक? हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पहला है। दूसरा जो यहाँ आपको पढ़ना है दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और ये कहां से कहां तक जाता है? तो याद रखिएगा, इट मूव्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, मूव्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपने पोर्टल सिस्टम भी देख लिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है एक और नाम, जिसका नाम है कोरोनरी सिस्टम। पोर्टल सिस्टम तो आपने देख लिया, नेक्स्ट इज कोरोनरी सिस्टम। ये क्या है भाई? तो अब खुद सोचो भाई कि अगर ये हार्ट लगातार काम कर रहा है, तो हार्ट में जो मसल है, कार्डियक मसल, या और भी जो उसका कवरिंग ये सब है, पेरिकार्डियम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, आखिर उनको भी तो ब्लड चाहिए, बिना ब्लड के वो कैसे जिंदा रहेगा, है ना? तो कोरोनरी सिस्टम को जो ब्लड प्रोवाइड करता है, कोरोनरी सिस्टम को, और एक्चुअली उल्टा बोल दिया, हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल को जो ब्लड प्रोवाइड करता है, वो जो सिस्टम है दैट इज कोरोनरी सिस्टम। तो लिखेंगे क्यों होता है भाई? तो एक्सक्लूसिवली, बीच में थोड़ा गैप आ गया, exclusively for the circulation, for the circulation of blood to and from the heart, circulation of blood to and from the heart, याद रखिएगा कोरोनरी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आई गेस इसके बाद आपको छोटा सा एक चीज पढ़ना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, जो कि यहाँ डायग्राम में दिखाया है। तो डायग्राम में दिखा एक्चुअली वही है, और क्या। देखो, आर्टरी का वॉल थिक है ना, वेन का वॉल थिन है, आर्टरी का ल्यूमेन पतला है, देख रहे हो, थिनर ल्यूमेन, वेन का ल्यूमेन बड़ा है, थिकर ल्यूमेन, लार्जर ल्यूमेन, यही सब। बट थोड़ा सा लिख लेते, चलो लिख देंगे तो कुछ जाएगा नहीं हमारा।
डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, जान मुझके थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। ऐसे तो बस डायग्राम में जो लिखा दिया उसको मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ। आर्टरी एंड वेन्स, चलो एक तरफ लिखते हैं artery and the next side is veins. आर्टरी के लिए carries blood away from heart, carries blood away from heart, heart से दूर ये blood carry करता है। veins के लिए carries blood towards the heart, carries blood towards the heart, heart की तरफ blood carry करता है। जाहिर सा बात है आर्टरी ब्लड से सॉरी हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी से हार्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना, and for veins it is carries deoxygenated blood, carries deoxygenated blood except pulmonary vein, है ना। उसके अलावा ये थिक वॉल्ड होता है, इसका वॉल मोटा होता है, ये थिन वॉल्ड होता है। यहाँ पे स्मॉलर ल्यूमेन, बीच का पार्ट पतला होता है, यहाँ पे लार्जर ल्यूमेन, है ना। नेक्स्ट इज आर्टरी में वॉल्व्स आर नॉट प्रेजेंट, valves are not present and इसमें वॉल्व होगा। देखो आर्टरी में वॉल्व इसलिए नहीं होता ना क्योंकि ब्लड पहले ही इतना प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है कि बैक फ्लो होने का कोई चांसेस नहीं है। जबकि वेन में प्रेशर जनरेट तो होता नहीं है। मान लो कि तुम्हारे टांग से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो टांग में कोई पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं कि ब्लड प्रेशर में फेंकेगा ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ। तो इसमें इतना कम प्रेशर होता है ना कि अगर ल्यूमेन नहीं होगा, वॉल्व सॉरी ल्यूमेन बोल रहा हूँ, वॉल्व नहीं होगा तो हार्ट वापस पैर ब्लड वापस पैर में ही आ जाएगा। वॉल्व्स आर प्रेजेंट, है ना। और एक और पॉइंट आखिरी आर्टरी के लिए कि ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, और यहाँ पे ब्लड फ्लोज इन लो प्रेशर, ठीक है। चलिए अब जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो अभी हम लोग बार बार तब से यही बात कर रहे थे कि भाई जो हमारा हार्ट है ये ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है, ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है ना। हमारा हार्ट मायोजेनिक है। देखो अगर हार्ट ब्रेन से कंट्रोल होता तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। देखो यहाँ लिख रहा हूँ न्यूरोजेनिक। अगर हार्ट कंट्रोल बाय ब्रेन तो लिख लेना तुम लोग, लेकिन हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है क्योंकि हमारा हार्ट को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ये एक्साइटेड खुद ही होता है, खुद ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने आप होता है। देखो 4-5 पॉइंट बोलेंगे, सुनो बस। क्योंकि ब्रेन का जो तीसरा लेक्चर जो म्यूटेड रह गया था इसमें ऑडियो नहीं है तो नहीं डाल पाए। अगर हम लोग उसका बात करें
तो 2 वर्ड वहां से यूज करेंगे, 3 वर्ड। तो बेहतर रहेगा कि ये वाला टॉपिक खासकर 4-5 लाइन एक बार जब वहां वाला वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये बस 5 लाइन है एग्जैक्टली। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, इसका 2 लाइन, एक्चुअली सिर्फ 2 लाइन, बाकी सब आपको समझ में आएगा। वैसे ये 2 लाइन भी हम समझाने का कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, ठीक है, समझ आना चाहिए। ये पॉइंट्स बस नया हो जाएगा, अगर वो पढ़ा देते तो ये सब चीज वहां आपको पहले ही मिल चुका होता तो नया नहीं होता, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। देखो अभी तक हम लोग जो जानते हैं कि हमारा हार्ट रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, है ना, इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से ऑटोमेटिकली हार्ट ही खुद उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि हमारा हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स, नोडल टिश्यू, है ना, SANAVN इनको नोडल टिश्यू बोल रहा है। और इसीलिए हमारा हार्ट इज मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, याद रखिएगा। ये तो बहुत सारा बात है। तो आपको याद रखना है कि although the heart is myogenic, neural tissues can moderate the cardiac function, है ना। यूं तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, सही बात है, बट न्यूरल टिश्यू कैन नॉट रेगुलेट इट बट दे कैन मॉडरेट। इसमें छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। दे कैन नॉट रेगुलेट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को नहीं रोक सकते, बट दे कैन मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के रेट को फास्टर कर सकते हैं, है ना, स्लोवर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो मेड्यूला में हमारे मेड्यूला में एक स्पेशल न्यूरल टिश्यू होता है विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि एएनएस क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो हम लोग पढ़ ही चुके हैं सीएनएस, एएनएस, पीएनएस, है ना, ये तो पढ़ ही चुके हैं। तो एएनएस की हेल्प से उसको रेगुलेट करता है हमारा हार्ट, ठीक है। और कैसे करता है भाई? तो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जो कि हार्ट का सॉरी एएनएस का पार्ट था। याद आ रहा, नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो एक बार वो लेक्चर वापस से देख सकते हो, बट मैंने पढ़ा चुका है। तो एएनएस और एएनएस के पार्ट से, जो कि पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक था, उसकी मदद से करता है। कैसे? सबसे पहले जो भी न्यूरल सिग्नल एएनएस के थ्रू भेजा जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एएनएस के थ्रू, वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, और उससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब खुद सोचो, हार्ट बीट, आज ही तो क्लास में हमने ये काम किया था ना, 70 इंटू 72, 72 क्या था? हार्ट बीट। अगर ये 72 के बजाय 82, 82, 72 के बजाय 82 टाइम्स बीट करने लगे एक सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में, तो जाहिर सा बात है कि 1 मिनट में हमारे हार्ट से जो ब्लड फ्लो कर रहा था, कार्डियक आउटपुट यही तो था, वो बढ़ जाएगा, जाहिर सा बात है बढ़ेगा। अच्छा, उसी तरह अगर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दें, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड बॉडी में जाता है, उसको स्ट्रेंथ और जोर से दबाएं, तो जाहिर सा बात है और ज्यादा ब्लड हार्ट से पंप होगा, मतलब ये 70 से मान लो 80 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये 2 तरह से काम करता है। एसएन के थ्रू करके हमारा जो हार्ट बीट है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और हार्ट बीट के नंबर को भी बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, देन कम्स द पारासिम्पैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक का फंक्शन ठीक उल्टा होता है। जो भी काम सिंपैथेटिक करता है, पारासिम्पैथेटिक उसका उल्टा करता है। तो पारासिम्पैथेटिक क्या करता है, देखते हैं। पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, जो कि एएनएस का ही दूसरा कंपोनेंट है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अब देख लो भाई, सीधा सा बात आ गया सामने कि जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा था कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, क्या क्या किया था? हार्ट बीट को बढ़ा दिया था, और जो कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ था उसको बढ़ाया था, ताकि कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए। पारासिम्पैथेटिक ठीक उल्टा किया, हार्ट बीट को घटा के नॉर्मल कर दिया, और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था उसको भी डिक्रीज कर दिया। तो जाहिर सा बात है कि कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, यही दोनों एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है। कौन कौन है भाई? एड्रेनलिन
और नॉर एड्रीनलिन। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, ये दो हार्मोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा था और इनसे हो क्या रहा था भाई, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज हो रहा था, हार्ट बीट को बढ़ा रहा था, याद आ रहा है, फियर में या फिर एक्साइटमेंट में ये सब रिलीज होता है, बिल्कुल वही वाला। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डिसऑर्डर्स। कुछ बीमारी का बात कर ले। सबसे पहला बीमारी जो आपको पढ़ना है वो है ब्लड प्रेशर। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप सब जानते हो कि अगर किसी भी तरीके से ब्लड वेसल, मान लो उसका ल्यूमेन पतला हो गया, तो अगर एरिया घटा है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ जाएगा, है ना, फ्लूइड के फ्लो का, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर यही होता है, हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। 120 क्या सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रेशर कितना है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कितना प्रेशर जनरेट किया हार्ट, और जब डायस्टोल में था तब कितना प्रेशर जनरेट किया। ओके, दिस इज 120/80। मान लो अगर ये बढ़ गया, मान लो, तो बढ़ते बढ़ते अगर ये 140/90 पहुंच जाए, ये है बाउंड्री। 120/80 को नॉर्मल बोलते हैं, 130/85 मान लो ये हो गया, ऐसा नॉर्मल 120/80 होता है, लेकिन आपका हो चुका है 130/85, तो क्या बोलोगे, बीपी है? नहीं, ये नॉर्मल। जब आप भी गुस्सा होगे ना, मान लो आपको बीपी नहीं है फिर भी आप गुस्सा होगे तो आपका ब्लड प्रेशर इतना हो सकता है, ठीक है, तो इसको बीपी नहीं बोलते। बाउंड्री लाइन नॉर्मल है 120/80, बाउंड्री लाइन माने है 140/90 को, ये बाउंड्री लाइन है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर इससे कम हुआ तो आप बोलोगे हाइपोटेंशन मींस लो बीपी, ठीक है। हाइपर टेंशन बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जब मान लो आप खुद सोचो ना, पानी जब बहुत तेजी में फोर्स आपसे कोई करे तो आपको चोट लगता है, तो हमारा बॉडी तो फिर भी बहुत छोटा है ना चीज, इसको तो और चोट लगेगा। इसीलिए जो भी हाइपर टेंशन होता है उससे ब्लड, बॉडी के जो और भी ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इसको मेजर किससे करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। SPHYMO, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं बीपी, मेजर्स बीपी, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। अब ये CAD क्या होता है भाई, देखो, देखो अगर किसी तरीके से हमारा ल्यूमेन, अगर किसी तरीके से हमारा आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो गया, पतला हो गया, जैसे मान लो आपका आर्टरी नॉर्मली ऐसा था, ठीक है, और इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में मान लो कैल्शियम या फैट कुछ जमा हो गया, तो जाहिर सी बात है पहले आपका ल्यूमेन नॉर्मल इतना था, अभी यहाँ पे फैट जमा हो गया, कैल्शियम जमा हो गया, और आपका ल्यूमेन सिर्फ इतना रहा, ये बचा। अब आप खुद बताओ, ये जो बचा, ये तो बड़ा टेंशन वाला बात है कि नहीं। इतना छोटा ल्यूमेन, इतना बड़ा ल्यूमेन से इतना छोटा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब इस ल्यूमेन के थ्रू जो लिक्विड फ्लो करेगा उसका प्रेशर हाई हो जाएगा, है ना। कई बार ब्लॉक भी कर देता है, कई बार ये ब्लॉक भी कर देता है, पूरे पूरे ल्यूमेन को ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता। तो लिख लेना इस तरफ जो जगह है यहाँ पे,
ये जो जगह है ना, यहाँ पे इस जगह पे आप लिख लोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CAD। देखिए इसका एक और नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, CLEROSIS। यहाँ पे नहीं लिख पा रहा था इसलिए नीचे लिख दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस इसका एक और नाम है। देखिएगा अगला पॉइंट इसके लिए, नैरोज द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, narrows the lumen of coronary। अरे कोरोनरी आर्टरी याद आ रहा है, ये वही सर्कुलेशन है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पंप करता था, दैट्स इट। तो उसी के आर्टरी के ल्यूमेन को छोटा कर दिया। आप बताओ, हार्टे को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट फेल नहीं करेगा। आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स, विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स। क्यों होता है ये, तो उसका जवाब देखो यहाँ लिखा हुआ, इट इज कॉज्ड by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which make the lumen of artery narrower। मतलब हार्ट के वाल को ही ब्लड नहीं मिल रहा है तो बेचारा जाहिर सा बात है कि मरेगा। नेक्स्ट इज एंजाइना, पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस देखो लिखा है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है भाई, तो लिखते हैं एंजाइना में क्या हो रहा है, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत जबरदस्त छाती में दर्द होता है। कोई भी मूवी में आप हार्ट अटैक का सीन देखोगे तो सामने वाला अपना छाती पकड़ के गिरता है, क्या छाती बहुत तेज दर्द हो रहा है, दैट इज मेनली एंजाइना। ओके, तो एक्यूट चेस्ट पेन कब होता है ये, व्हेन नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स, रीचिंग द हार्ट मसल्स। अगर किसी भी तरीके से हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सा बात है कि वो मरेगा, है ना। और मसल काम ही नहीं करेगा, मसल काम नहीं करेगा मतलब हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा, और अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं किया तो जाहिर सा बात है तो बहुत दिक्कत होगी। नॉर्मली ये किसी भी एज के मेन या वुमेन को हो सकता है, लेकिन मिडिल एज मतलब 50-60 और एल्डरली 70, इन लोगों में ये चीज ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। ये बड़ा ही टेढ़ा चीज है बाबू, एक्चुअली यहाँ पे आपको 3 टर्म आपको जानना है। ये जो आज क्लास में भी आप में से कोई कोई बोल रहे थे सर 3 स्टेज में होता है, तो क्या 3 स्टेज में होता है उस बारे में जरा बात कर लेते हैं। हार्ट फेलियर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ हार्ट फेलियर का 3 स्टेज, 3 नाम क्या है दिखाता हूँ। 3 नाम आप सुने होंगे, एक सुने होंगे, ये तीनों एनसीईआरटी में है, ठीक है, बस हेडिंग सिर्फ हार्ट फेलियर दिया है। एक नाम ये भी सुने होंगे, हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट, और एक नाम ये भी सुने होंगे, हार्ट अटैक। और खास बात यह है कि आप तीनों को एक ही समझते हो, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक तीनों आपके लिए एक बात है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग बात है। हार्ट फेलियर क्या है, तो हार्ट फेलियर तब बोलेंगे व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड, अनेबल टू पंप इनफ ब्लड, जितना ब्लड जरूरी है अगर उतना ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाया तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, ठीक है, हार्ट बीटिंग ही रुक गया, हार्ट बीट एकदम जीरो, तो कार्डियक अरेस्ट आया तो इंस्टेंट डेथ। समझ रहे हो, कार्डियक अरेस्ट अगर आया, हार्ट बीट ही करना बंद हो गया, ब्लड कहीं नहीं जा रहा पूरे बॉडी में, इंस्टेंट डेथ। तो तुरंत अचानक से हार्ट अटैक आया और मर गए, एक्चुअली जिसको हम लोग बोलते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आया और मर गया, एक्चुअली है वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और मर गए। ठीक है, हार्ट फेलियर में हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता, इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइना, एक्यूट चेस्ट, जो छाती पकड़ के जो गिरता है ना मूवी में,
वो एक्चुअली में हार्ट फेल की वजह से होता है। हार्ट फेल हुआ तो एंजाइना फील हुआ, ये जो एंजाइना था इसी से पेन आया। एंड हार्ट अटैक क्या है भाई? तो किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई नहीं ठीक से हो पा रहा। जैसे अभी तो हम लोग बात किए थे ना सीएडी वाले में, सीएडी में क्या था, हार्ट के मसल्स को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा था। तो उससे क्या हुआ था कि पहले तो लिख लेते हैं, देखो, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज्ड, हार्ट मसल्स आर suddenly damaged by inadequate blood supply. Inadequate blood supply. तो inadequate blood supply के वजह से जो तुम्हारा प्रॉब्लम होता है ना, ब्लड पहुंच नहीं पाया, तो जाहिर सा बात है कि हार्ट के मसल को ही एनर्जी नहीं मिल पा रहा, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और नॉर्मली किसी इंफेक्शन की वजह से होता है, या तो ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में, या कई बार इंफेक्शन हो गया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसका बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर हार्ट एंड इट इज एग्जैक्टली 2:25 AM। तो 3 बजे तक, 3 बजे नहीं, ज्यादा फेंक दी, 10 मिनट 15 मिनट में ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा। एंड आई होप कि कल तक आप इसको खत्म भी कर लेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको किसी टाइम में अगर फ्री हुआ तो ब्रेन भी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, गुड बाय।